हाय एवरीवन, आई एम अमृता भट्ट एंड आई विल बी टीचिंग यू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था कैसे सूरत में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे और कांग्रेस जो थी वो भी अब टूट चुकी थी। सो हम 1908 में देखते हैं कि आते आते जो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चला था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो आज हम पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। सो 1908 में जो कांग्रेस स्प्लिट हो चुकी थी, उसके बाद तिलक जेल चले गए थे ना। तिलक जेल क्यों गए थे? क्योंकि हमने उस टाइम पे भी पढ़ा था जो न्यूज़पेपर्स आ रहे थे, वो हिंदू हो, ट्राइब्यून हो, उसमें वो अपनी बातें लिख रहे थे और लोगों तक अपनी सोच पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, नेशनलिज्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बट आज के जिस इंडिया में हम रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक इंडिया में जो हम रहते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको मिल रखा है, उस टाइम पे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। सो तिलक को राइट नहीं था, ब्रिटिशर्स ने उनको राइट नहीं दिया था कि वो ऐसे ब्रिटिशर्स के बारे में लिख सकते हैं। सो उनको जेल हो गई थी। नाउ 1914 तक हम आते आते देखते हैं पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। पॉलिटिकल वैक्यूम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एक 19th सेंचुरी में हम वेव ऑफ नेशनलिज्म देखते हैं, जिस तरीके से नेशनलिज्म एकदम बहुत पीक में है, एक्सट्रीमिस्ट बहुत अच्छे से राइज कर गए हैं, स्वदेशी मूवमेंट जो बहुत अच्छे से चल गया, अचानक से 1908 में आते आते जितना सब पॉलिटिकली थोड़ी थोड़ी चीज़ें शुरू हुई थी एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट की तरफ, इंडिपेंडेंस की तरफ, वो सब ख़त्म हो चुकी थी। इतने उस तरीके से कोई एक इम्पैक्ट वाला जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होना हो या फिर कोई एक प्रोटेस्ट होना हो, वो नहीं हुआ था। तो जब 1914 में तिलक जेल से छूटे तो वो बहुत शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि एक जो स्वदेशी वो देख रहे थे, वो स्वदेशी अब लोगों के मन में नहीं था। वो वेव ऑफ नेशनलिज्म जो उन्होंने 1908 में लोगों के मनों में पैदा करी थी, वो भी अब नेशनलिज्म उनको नहीं दिख रहा था। सो वहीं पे हम एक बैकग्राउंड में देखते हैं कि 1914 एंड 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो हम पढ़ते हैं अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो शुरू हो चुका था और इस टाइम पे इंडियंस को लगा दिस इज़ द राइट टाइम। अब शायद ब्रिटिशर्स बिजी हैं अपनी वॉर में और यहाँ पे हम शायद कोई पॉलिटिकल एजेंडा फिर से क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फिर से क्रिएट कर सकते हैं और फिर से अपना जो हमारा मूवमेंट है स्वराज की तरफ, वो फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं और शायद वहीं से हम इनको भगा दें, ये वापस शायद अब भारत ना आए और उनको आने नहीं देंगे। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी थी इस पीरियड में। वहाँ पे हम काफ़ी ऐसी पार्टीज़ का फॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें से एक पार्टी है गदर पार्टी। ये इंडिया में नहीं, ये बाहर सेटअप हुई थी और इनका वही मोटिव था कि ब्रिटिशर्स को अब वहीं से भगा देंगे, भारत नहीं आने देंगे। वहीं पे हम इंडिया में देखते हैं होम रूल लीग की फॉर्मेशन हुई। यही हमारा आज का टॉपिक है, होम रूल लीग। तो होम रूल लीग की फॉर्मेशन हुई, तो आज हम पढ़ेंगे क्या थी ये होम रूल लीग। अब जब ये होम रूल लीग से पहले हम देख लेते हैं, जब तिलक 1914 में जेल से छूटे तो उसके बाद क्या हुआ। कांग्रेस ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब आप सोचोगे कांग्रेस ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो तो कांग्रेस के ही पार्ट थे ना, क्योंकि तिलक किसके सपोर्टर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट के। और जिस तरीके से फाइट हुई थी 1908 में, 1906 में जो स्प्लिट हुआ था, दे वर लाइक कि अब हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब जिस तरीके से चीज़ें ख़राब हुई थी, हम इनको फिर से कांग्रेस में नहीं ला सकते। वहीं हम अदर हैंड में देखते हैं एनी बेसेंट, ये बाहर की थी और ये वॉलंटियर कर रही थी इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी से। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या होती है? ये स्पिरिचुअलिटी की एक सोसाइटी होती है। ये इंडिया में जितनी रिलीजन और स्पिरिचुअल जितनी भी चीज़ें हैं, उनको बारे में पढ़ने के लिए फॉरेनर्स यहाँ आते थे और वो पढ़ते थे, सीखते थे। तो उसी के वॉलंटियर में ये यहाँ आई थी। ओरिएंटलिज्म जो आप बुक्स में पढ़ेंगे, वो यहीं से, वो यही सोच, स्पिरिचुअलिटी की जो सोच है उसको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। ओरिएंटलिज्म पढ़ते थे ये लोग यहाँ पे। सो आप अगर हिस्ट्री बुक्स में ये वर्ड पढ़ेंगे तो नाउ यू कैन रिलेट ओरिएंटलिज्म क्या होता है। सो इन्होंने देखा, इनको ऐसा लगा इंडिया के एटमॉस्फेयर को देखे कि यहाँ एक पॉलिटिकल स्टैंड की ज़रूरत है। और जिस तरीके से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जैसे कि हम देखते हैं कांग्रेस के टाइम पे भी ह्यूम ने सपोर्ट किया था, तो यहाँ पे फिर से हम एक नया फेज देखते हैं, एक न्यू फेज ऑफ इंडिपेंडेंस देखते हैं, सेकेंड वेव देखते हैं, जहाँ पे इन्होंने एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया और होम रूल की बात करी। मतलब हम अपने ही देश में रहकर
अब अलग तरीके से अब काम करेंगे, स्वराज की तरफ तो जाएंगे, बट जैसा स्वराज हम बात कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में, अब वैसे स्वराज की बात नहीं हो रही थी। अब बात हो रही थी कि हम आप ही के अंडर रहकर मॉडरेट्स की तरह थोड़ा काम करेंगे। तो इन्होंने कांग्रेस को बोला कि चलो अब आप तिलक को जोड़ लीजिए और हम एक नया तरीके से इंडिपेंडेंस मूवमेंट की ओर बढ़ते हैं। सो 1915 में कांग्रेस सेशन हुआ। कहाँ हुआ है कांग्रेस सेशन? बॉम्बे में। और यहाँ पे तिलक और एनी बेसेंट को इंक्लूड कर दिया गया। बट अब जो इनका रेजोल्यूशन था होम रूल का, ये फाउंड नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो आपने जस्ट इनको लिया है कांग्रेस में, और अब इमेज उस तरीके से जिस तिलक की थी, अब वो इमेज थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट और वायलेंट फॉर्म में आ चुकी थी। तो वो तिलक के रेजोल्यूशन को इतने ईजिली पास भी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अब थोड़ा टाइम लगे, एटमॉस्फेयर फिर से सेट हो। बट जिस तरीके से एनी बेसेंट का सपोर्ट रहा, उन्होंने बोला ठीक है हम खुद से अपना होम रूल स्टार्ट करते हैं। तो इनके फाउंडर्स कौन थे? तिलक एंड एनी बेसेंट। अप्रैल 1916 में ये फाउंड हुआ था। एसएससी सीजीएल में ये पूछ लेते हैं, तो आप ये नोट कर सकते हैं कि फाउंडर्स कौन थे। ऐसे एमसीक्यूज बने हैं, बहुत ही माइन्यूट चीज़ें होती हैं, बट आपको नोट कर लेना चाहिए। अब जो ये होम रूल सेटअप हुआ, इसकी क्या डिमांड्स थी, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किस बेसिस पे ये फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ? सबसे पहला स्वराज्य। मैंने आपको बताया है कि स्वराज की जो मांग थी वो अभी भी वही थी, बट अब तरीका अलग था। अब तरीका होम रूल की तरीके से था। तरीका ये था कि अब जो स्वराज हम चाहते हैं वो हम एक्सट्रीमिस्ट वे में नहीं चाहते हैं। हम जो स्वराज हम चाह रहे हैं वो हम एक ऐसे वे में चाह रहे हैं कि अपने ही देश में रहकर हम एक सही तरीके से मॉडरेट जैसे काम करते थे, वैसे काम करके इस स्वराज की फॉर्मेशन करें। यहाँ पे तिलक ने अपना एक बहुत फेमस स्टेटमेंट बोला था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। क्योंकि जो इनकी मांग थी वो आज भी वही थी। नाउ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेजेस। उन्होंने बोला कि अब स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेसिस में डिवाइड करके लैंग्वेजेस के बेसिस में काम करते हैं, क्योंकि आप अपने मातृभाषा से ज़्यादा आकर्षित होते हैं रादर देन एक कंप्लीट भाषा से। जैसे कि हम बोलते हैं यूपी की भाषा अलग है, साउथ की भाषा अलग है, तमिल की अलग है, हैदराबाद की अलग है, तो हर जगह की भाषा अलग अलग है। सो उसी वे में इन्होंने अब वर्क करना शुरू करा। इन्हें लगा हम रादर देन अब हिंदी पे काम करने की बजाय हम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे काम करते हैं। वर्नाकुलर लैंग्वेज हर रीजन की जो अपनी एक भाषा होती है, हम उस लैंग्वेजेस पे काम करते हुए लोगों तक जो हमारा स्वराज्य है उस तरीके से अब पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो अब इनके मेथड्स क्या थे? मेथड्स वही थे जो पहले मेथड्स यूज़ हुए थे स्वदेशी, नॉट स्वदेशी बट जो पहले मेथड्स यूज़ हुए थे, कॉन्फ्रेंस होना, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचना, वही तरीका, वही वे था। बट अब यहाँ तरीका थोड़ा सा बदल गया था। न्यू इंडिया, अगेन न्यूज़पेपर्स का इन्होंने सहारा लिया। न्यू इंडिया, काफ़ी पब्लिक मीटिंग्स करी, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस करे। इन्हें लगा अब मासेस तक पहुंचने की ज़रूरत है, एक कॉमन मैन तक पहुंचने की ज़रूरत है और मैसेज ऑफ होम रूल पहुंचाने की ज़रूरत है। अब मासेस तक स्वराज फिर से पहुंचाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? क्योंकि जो स्वराज मासेस जानते थे वो स्वराज अलग था, वो था बॉयकॉट करना। बट अब जिस होम रूल से ये चीज़ फॉर्मेशन हो रही है वो स्वराज अलग था। तो अब ये इस स्वराज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। देन हम देखते हैं लाइब्रेरी सेटअप करना, रिलीजियस सॉन्ग्स, थिएटर, एंटरटेनमेंट का यूज़ करना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया म्यूज़िक, रिलीजन, सॉन्ग्स ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो। तो इन्होंने इसका सहारा लिया। अब हम देखते हैं और कौन कौन से लीडर्स थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तौड़गढ़ दास, मोहम्मद अली जिन्ना। आप यहाँ देख रहे हैं जिन्ना भी यहाँ इसके सपोर्ट में है। सो जो मुस्लिम लीग उस टाइम पे फॉर्म हुआ था वो सिर्फ जो माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम थे, जो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन था, उसी सेटअप से फॉर्म हुआ था। क्योंकि हम आने वाले टाइम में देखते हैं 47, आपको सब पता ही है 47 में पार्टीशन हो गया था और मुस्लिम लीग का एक टाइम पे एम यही था कि हमें एक नया देश चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी थी। बट इस टाइम तक हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग डिवाइड नहीं होना चाह रही थी। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का हम यहाँ पे सपोर्ट देख रहे हैं, सो दे डिडंट वांटेड टू गेट सेपरेटेड।
ऑल दे वांटेड कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हमको मिलता रहे, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में चल रहा था वो ज़्यादा हिंदूज के फेवर में था, मुस्लिम ज़्यादा उस पर निर्भर नहीं होना चाह रहे थे। नाउ अब देखते हैं स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली जब आप लैंग्वेजेस में बात करेंगे, लाइब्रेरीज ओपन करेंगे, स्कूल्स तक पहुंचेंगे, यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचेंगे, तो स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली बढ़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से इन्होंने जिस तरीके से पहुंचने की कोशिश करी है वहाँ पे स्टूडेंट्स का सपोर्ट बहुत रहा है। सो यूथ क्राउड काफ़ी रहा, यूथ क्राउड के साथ एक यूथ सोच भी आई। देन हम देखते हैं तिलक ने बोला कि मैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, जहाँ जहाँ मेरे लोग हैं वहाँ तक मैं अपना होम रूल फैलाऊंगा। वहीं एनी बेसेंट ने बोला कि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो मैं कवर अप कर लूँगी। तो इन्होंने पूरी कोशिश करी कि इंडिया में ये होम रूल किस हद तक फैला सके। अब ये होम रूल ख़त्म भी हुआ, बट इससे ख़त्म होने से पहले हम ये पढ़ लें कि इसके साथ साथ इंडिया में और क्या चीज़ें हो रही थी, क्योंकि ये जो फेज़ हम देखते हैं 1914 से, ये एक, मैंने आपको बताया अभी कि सेकेंड वेव है इंडिपेंडेंस की। और गांधी, महात्मा गांधी भी यहाँ पे अब आ चुके हैं इंडिया में। वो पहले साउथ अफ्रीका में थे, वो इंडिया में आ चुके हैं। सो लेट्स रीड दिस इन नेक्स्ट लेक्चर एंड कवर द होल टॉपिक वंस। थैंक यू। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.